तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो साइक्लोन के बारे में, चक्रवात। हेडिंग डालो साइक्लोन। चक्रवात। ठीक है, देखो भाई, साइक्लोन जो है ना इंडियन ओशन में ही उठता है, ठीक है ना। बाकी जगह साइक्लोन के नाम अलग अलग हैं, समझे इस बात को। हर जगह उसका नाम साइक्लोन नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब देखो, अर्थ पे तुम देखोगे, यदि हम अर्थ का डायग्राम बना लें, ग्लोब बना लें ऐसे, तो हमें पता है कि ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं सॉदर्न नो गो आउट, सॉदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें क्या है, साइक्लोन यहां भी बनता है, साइक्लोन यहां भी बनता है। तो तुमसे पहले पूछा जाता है कि भाई इसका डायरेक्शन देखो। साइक्लोन इस तरह से बनता है, जब हवा बिल्कुल भी शांत हो जाती है, जब हवा बिल्कुल भी शांत हो जाए ऊपर, ठीक है। ये कब हो सकता है ऐसा? जब बहुत गर्मी हो और सारी की सारी हवा ऊपर चली जाए, तो इधर का मौसम एकदम शांत हो जाएगा, और इस टाइम तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप का बादल जो है वो दिखने लग जाएगा। याद है मैंने कहा था तुम्हें कि एक बादल होता है जो दिखने लग जाए तो मौसम एकदम साफ हो जाता है, और उसी टाइम ये चांसेस होते हैं कि क्या आ जाए, इस तरह का चक्रवात आने का, वो एक साइक्लोन आने का वो एक संकेत है ना। और उसका नाम क्या है? साइरस क्लॉड, है ना, साइरस बादल। तो चक्रवात में होता क्या है, साइक्लोन में तुम देखोगे दो तरीके से साइक्लोन बनता है, ठीक है। एक ये होता है जब वो ऐसे, ये देखो क्लॉकवाइज घूमती हवा ऐसे, है ना, और ऊपर उठने लग जाती है। अरे इवन गर्मियों में मट्टी नहीं घूमने लग जाती है ऐसे, देखा होगा, है ना। तो मट्टी की जगह तुम पानी ले लो, समुद्र से उठती है ये, जैसे ये इंडियन, ये भारत मानचित्र, तो बे ऑफ बंगाल से ऐसे, बे ऑफ बंगाल से बन के उठेगी ऐसे, और धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ेगी। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की दिशा में, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसके एकदम सेंटर में यहां पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर। सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, दाब कम होता है तभी तो ऊपर उठेगी, और बाहर हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब। समझ गए। और इसे ये जो सेंटर है ना, इसे आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की, चक्रवात की आंख। और यही क्या होगा दूसरा, कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं एंटी साइक्लोन। ये हो गया तुम्हारा साइक्लोन, और इसे कहते हैं एंटी साइक्लोन। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो नहीं, मैं थोड़ा सा मैंने गलत वो दे दिया है, इसे एंटी साइक्लोन नहीं कहते हैं, साइक्लोन ही है,
ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की दिशा में। ठीक है ना। अब तुम याद करो, तुम्हें मैंने क्या सिखाया था कि भाइयों उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ तो ऐसे घूमती है, ऐसे, है ना। तो हवा के प्रेशर से इसके इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से हवा ऐसे मूव हो जाती है, ऐसे, याद है। और इस साइड ऐसे मूव हो जाती है विंड। यस सर, उल्टी सीधी जाती है। तो देखो यही, इसको ऐसे घुमा दो तो साइक्लोन कैसे घूमेगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यानी कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इंडिया जिसमें है, इसमें साइक्लोन कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां देखो ऐसे घुमाओ इसको, ये हवा ऐसे मुड़ गई ना, तो ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज। तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में तो ये क्लॉकवाइज घूमती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज कहां पे घूमेगी, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कैसा घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में। इसे कहते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या ये बात तुम लोग को बिल्कुल भी क्लियर हुआ। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ साइक्लोन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन में घूमती है, तो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लिख लो। सर टेप लेके लिखिए। हाँ 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 लिखो, इसलिए तो बोला है मैंने, लिखो अब। सर निम्न दबाव होता जब साइक्लोन ऐसे बनता है ऐसे, तो ये इसका सेंटर है, यहाँ प्रेशर लो होता है और बाहर प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर, तभी तो ऊपर उठेगा ना, ठीक है। एक इसी तरह से होता है एंटी साइक्लोन, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में ठीक उल्टा हो जाएगा, क्या, घूमने की डायरेक्शन तो वही होती है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और वहां क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें होता क्या है, एंटी साइक्लोन में इसके सेंटर में रहता है हाई प्रेशर और बाहर होता है लो प्रेशर, बस इतने का डिफरेंस है। साइक्लोन में सेंटर में होता है लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन में सेंटर में होता है हाई प्रेशर। साइक्लोन के बाहर होता है हाई प्रेशर और एंटी साइक्लोन में बाहर होता है लो प्रेशर। बात क्लियर, यस सर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो आगे हमारे पास है लिखने के लिए कि जैसे मैंने आपको ये कहा कि भाई साइक्लोन तो नाम है इसका, लेकिन इंडियन ओशन में ओनली, इंडियन ओशन में इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन, साइक्लोन, चक्रवात। यही बे ऑफ बंगाल में इसका नाम अलग अलग हो जाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, इसमें इसका नाम क्या हो जाता है, नीलम। और अभी आया था ना उफान, उपमान, ऐसा करके, वो सब बे ऑफ बंगाल में नाम है, ठीक है ना। इसी का एक दूसरा नाम है हुरिकेन। हुरिकेन नाम सुना होगा तुम लोगों ने मूवी वगैरह में, हुरिकेन। हुरिकेन इसे कहां पे कहते हैं, तो हुरिकेन इसे कहते हैं कैरेबियन आइलैंड में, कैरिबियन आइलैंड। हाँ सर, हुरिकेन सुना तो है। ये कैरिबियन आइलैंड कहाँ है, तो मैं तुम्हें एक अंदाजा देता हूं। देखो अमेरिका, यदि तुम्हारे मन में थोड़ा वर्ल्ड मैप हो तो ऊपर ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नीचे देखोगे इस तरह से करके, ऐसे करके साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कैरेबियन आइलैंड, यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड, जहां पे ये वेस्ट इंडीज कह रहा हूं, क्रिस गेल कहां से खेलता है, क्रिकेटर हुआ सर, वेस्ट इंडीज। हाँ तो वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज नाम की कोई कंट्री नहीं है, वो यही कैरेबियन आइलैंड में छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है भाई। यस सर। यहां पे कैरेबियन आइलैंड है,
ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहां पे एक अरेबियन आइलैंड। अच्छा, फिर इसका नाम टाइफून भी है, इसी को टाइफून भी कहते हैं। ये तो सुना होगा तुम लोगों ने टाइफून। यस सर। तो टाइफून कहां पे कहते हैं इसको? तो टाइफून भाई चाइना सी में, यदि चाइना सी में चक्रवात बने तो उसे टाइफून नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही तुमने सुना होगा नाम टॉर्नेडो, ये तो बहुत सुना होगा। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहां पे कहते हैं? यूएसए में। ठीक है ना, यूएसए में मिसिसिपी वगैरह में जो बनती है ना उसे टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, रशिया में भी बनता है सर। मिसिसिपी वहां रिवर है। ऐसे ही यूएसए में एक मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर, वहां पे एक और नाम दिया गया है इसको, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी यूएसए में ही है ये भी। तो यहां पे इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भाई मेरे? ट्विस्टर। ट्विस्टर, समझ गए? इसका एक और नाम है और वो नाम तुम जानते हो, बिल्ली बिल्ली। नहीं सर। विल्ली विल्ली। नहीं, मिस्सी कहाँ पे? मिस्सी सुनो, ये गिल्ली गिल्ली कहाँ का है? गिलक्रिस्ट कहाँ का है गिल्ली गिल्ली? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं विल्ली विल्ली। साइक्लोन में का ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है? विल्ली विल्ली, ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? तो तुमसे यही पूछेगा वो एग्जाम में कि बताओ साइक्लोन कहाँ पे कहते हैं इसको, या हुरिकेन कहाँ पे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, कैरिबियन आइलैंड, चाइना सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके पूछता है। सर ये जो आपने लिखा है यूएसए के नीचे, मिसिसिपी, ये कहाँ पे है? मिसिसिपी, मिसिसिपी यूएसए में एक रिवर है। अच्छा, तो ठीक वहाँ है से भाई। कोई तूफान उठता, क्या भाई? वहाँ से कोई तूफान उठता है तो उसे कहते हैं ट्विस्टर। हाँ, वहां से यदि तूफान नहीं, साइक्लोन, चक्रवात बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्विस्टर। यही पूछेंगे सर मेरे ख्याल में, मिस्सी नीपर ट्विस्टर। खाना नहीं पूछ सकते हैं। हो गया सर। ठीक है साहब, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यहीं से एक क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या ह्यूमिडिटी, ये तो मैंने तुम लोग को बताया था क्या होता है? आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि एयर में कितना पानी है। एयर में जितना ज्यादा पानी होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? चिपचिपाहट, क्यों चिपचिपाहट होती है? क्योंकि भाई नॉर्मल डेज में जो आपको पसीना आता है वो एयर उस पसीना को पी लेती है, लेकिन जब एयर में खुद पानी है तो वो नहीं पिएगी तुम्हारा पानी, उसका तो पेट भरा हुआ है ऑलरेडी। तो पानी, यदि पानी जितना ज्यादा हवा में बढ़ेगा उतना ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारी गर्मी, पसीना जो है कम सूखेगा। उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अरे ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब एयर में पानी बहुत है। और जितना ज्यादा एयर में पानी बढ़ेगा धीरे धीरे बारिश के चांसेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। क्लियर? ये बात क्लियर हुआ? ये होता है ह्यूमिडिटी का मीनिंग। ह्यूमिडिटी का मीनिंग ये नहीं कि चिपचिपाहट। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर कंटेन इन द एयर, वायु में जल की मात्रा को ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। और वायु में जितना ज्यादा जल की मात्रा बढ़ेगी उतना ही कम होगा पृथ्वी पे वाष्पीकरण। तो भाई तुम्हारा पसीना जो सूख जाता है वो वाष्पीकरण की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। हाँ बोलो। जैसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हाँ, बारिश होने का चांस होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गई तो। यदि देखो ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है क्योंकि एयर को पानी चाहिए होता है। फिर तुम यही कलकत्ता जाओगे या चले जाओगे तुम वहां पे जहां पे जो सी के आसपास, जैसे बॉम्बे, तो तुम्हारा पसीना कभी सूखेगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि वहां क्या होता है, पानी गर्म होके वहां समुद्र है, तो समुद्र से पानी पी लेती है कौन, हवा। तो तुम्हारा पसीना सूखेगा ही नहीं, तुम्हारे पसीने को पिएगी नहीं, क्योंकि उसको तो पानी का इतना बड़ा स्रोत मिला हुआ है वहां पे। तो इसलिए वहां पे चिपचिपाहट जाएगी नहीं, कभी पसीना आता रहेगा हमेशा, शरीर हमेशा भीगा रहेगा। इवेपोरेशन वहां पे कम होता है, कपड़ा भी वहां जल्दी नहीं सूखता है। कारण क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा ना, वाष्पीकरण कम हो जाएगा आर्द्रता की वजह से। भाई कपड़ा तुम्हारा क्यों सूख जाता है, कि कपड़े के अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, और हवा उसे पी लेती है। लेकिन हवा अब जब समुद्र के पास बैठी हुई है तो कहेगी भैया मैं नहीं पी रही, मैं तो समुद्र से पी के बैठी हुई हूं। समझ गए, ये है पूरा मामला। तो सर जैसे कि हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि वो अपना गर्मियों में एक हवा चलती है उधर से साउथ अफ्रीका से, जो सर्दियों में इंडिया तक पहुंचती है, वेस्टरलाइज पछुआ पवने। हाँ पछुआ पवन नहीं पछुआ पवने नहीं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टरलाइज कहते हैं उसको, पश्चिमी विक्षोभ, जो पानी भर के लाती है कहां से, भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से, और इंडिया में उड़ीसा वगैरह में इनमें खूब बारिश करवा देती है। ठंड में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो देखो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कोई यंत्र तो होना चाहिए, मशीन तो होनी चाहिए, तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर। ये पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम में ये आया हुआ है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये आर्द्रता मापता है। It measures humidity। ठीक है भाइयों। यस सर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ओए होए ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अर्थ क्विक, अर्थक्विक्स, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप कहते हैं इसको हम लोग। तो भाइयों देखो, भूकंप को हम, जो भूकंप हमारे यहाँ आता है पृथ्वी पे, उसका कारण क्या है। मान लो कि मैंने पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ये बना दिया, ठीक है, पृथ्वी का ये सरफेस बनाया मैंने, ठीक है ना। तो जो हमारी पृथ्वी है भाइयों, ऊपर को हम क्या कहते हैं, ऊपर का जो पार्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं भूपर पट्टी। भूपर पट्टी सुना होगा तुम लोगों ने नाम, ये अर्थ क्रस्ट या भूपर पट्टी। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा जो भूपर पट्टी है, ठीक है ना, इस पे छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स हैं, ऐसे प्लेट्स हैं जिसपे हम रहते हैं। ऐसे मुखी है ये अर्थ के अंदर, ये हमारा भूपर पट्टी, और ये ज्वालामुखी भरा हुआ है इसके अंदर। तो ज्वालामुखी पिघला हुआ है, तो हमारा जो ये अर्थ का ये स्लैब है, ये जो 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 ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इस पे क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे टक्कर मारती है, ये फिसल जाती है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे फिसलती रहती है और एक दूसरे को टक्कर मारती रहती है, ठीक है ना। इसके टक्कर लगने से, ठीक है ना, ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में टक्कर लगने से
एक वेव बनता है, वेव, तरंग। उस तरंग का नाम है सिज्मिक तरंग, सिज्मिक वेव, सिस्मिक तरंग, ठीक है ना। तो जब ये तरंग आती है तो यहां पे ऐसे ऊपर अर्थ पे आती है, ऐसे ऐसे करके चल के अर्थ पे, और इसको टक्कर मारेगी, और इसके ऊपर तुम बैठे हुए हो तो तुम भी हिलोगे, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है भाई? तो अर्थक्वेक आता है किस तरंग की वजह से? सिज्मिक वेव की वजह से। ऐसा क्यों होता है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। प्लेट का जो आपस में टकराव है उसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। इसी की वजह से भूकंप आता है, सिज्मिक वेव बनता है जिससे प्लेट टकराते हैं, और इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही भूकंप होता है। ये बात क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। हाँ, अब मान लो कि कोई, जहां पे इनका जोड़ है ना, वहां पे बैठा हुआ है, यहां पे कोई कंट्री यहां पे है, जैसे जो भूकंप प्रोन एरिया में है, जैसे दिल्ली भी भूकंप प्रोन एरिया में आता है ना, यहाँ पे झटके लगते रहते हैं। ये क्या है एक्चुअली? ये सब ऐसे प्लेट के, ये जहां पे प्लेट का ज्वाइन है ना उसके आसपास में है, जिसके वजह से यहाँ पे भूकंप ज्यादा आती है। समझ? बोलते हैं कि भूकंप के केंद्र में सीधा। हाँ, मैं बताता हूँ वो केंद्र क्या है, वो सब क्या है, ठीक है। ये पहले समझ में आया प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक क्यों होता है? क्योंकि अंदर मैग्मा भरा है, मैग्मा पे प्लेट फिसलता है, जिसकी वजह से टक्कर लगती है और उससे एक वेव, तरंग बनता है जिसका नाम है सिज्मिक वेव, और उसी की वजह से भूकंप होती है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जैसे लावा है, ये मैग्मा, ये इस पे ना बहुत जोर से प्रेशर मारे ऐसे, मान लो, ठीक है ना, तो भी इसमें जो है सिज्मिक वेव आ जाता है। मान लो कहीं पे ज्वालामुखी फटा, तो हो सकता है उसके आसपास जो है सिज्मिक वेव बने और अर्थक्वेक आ जाए। प्लेटों पे कोई असर नहीं पड़ता जैसे कि ज्वालामुखी इसमें से? क्यों? ज्वालामुखी नहीं तो वही तो दरार पड़ जाता है जिसमें से मैग्मा निकलने लग जाता है। फिर देखते नहीं हो, जब अर्थक्वेक आ जाता है तो दरार आ जाती है जमीन के अंदर। तो माता सीता उसी दरार में तो घुस गई थी, जो उन्होंने कहा कि माता मुझे ले चलो, ये लोग जो है ना अच्छे नहीं हैं। तो माता सीता उसी दरार में तो फट गई थी। अर्थक्वेक आया और भूकंप आया और माता सीता चली गई सबको छोड़ के। सर लिक्विड में से तो चली गई माता सीता, है ना? अब ये तो नहीं पता माता सीता लिक्विड में गई कहाँ गई, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गया, सिज्मिक वेव, ठीक है। सही आ रही, क्या बात कर रहे थे? सही नहीं आ रही आवाज आ रही है भाइयों? यस सर, बहुत अच्छी आ रही है। उसको कमल प्रताप को, नेट पे गा रहा उसे 10 साल पहले। कमल प्रताप बैठे मिमिक में। कमल प्रताप, तो देखो अब मेरी बात सुनो। तो हमने क्या देखा कि भूकंप होता है सिज्मिक वेव के वजह से, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं पहला पॉइंट, भूकंप का कारण। तो वेव कौन सा बनेगा? सिज्मिक वेव, सिज्मिक तरंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जब हिंदी में नहीं बात कर सकते, ये लिखो ना, सिस्मिक तरंग, ये तो लिख लिया मैंने सर। हाँ, इसी तरंग की वजह से तो होता है। अच्छा, अब देखो, अब जो तुम कह रहे थे ना फोकस और वो सब, वो सुनो। जैसे मान लो ये अर्थ है, भूकंप यहां बनना शुरू हुआ, सिस्मिक वेव यहां पे ऐसे, ठीक है ना। वेव यहां से चली, यहां पे चल के, यहां पे चल के, यहां पे वो टकरा गई अर्थ क्रस्ट से, ठीक है ना। तो जहां पे ये बनी थी उसको कहते हैं फोकस, फोकस, ठीक है ना। और अर्थ पे जहां पे टकराती है, अर्थ पे जब टकराती है ना तो ऐसे फैल जाती है भूकंप, ठीक है ना। ये अर्थ है हमारी भूपर पट्टी। तो अर्थ पे जहां पे ये टकराती है एकदम 90 डिग्री पे, देखो ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, ये चली अर्थ पे 90 डिग्री पे, ये जहां पे टकराएगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं एपी सेंटर, एपी
सेंटर, इसको केंद्र और इसको एपिसेंटर, फोकस और एपिसेंटर बोलते नहीं है भूकंप का एपिसेंटर ये था अपना। हाँ, फोकस यहाँ था, एपिसेंटर यहाँ पे था, तो वो यही एपिसेंटर है, ठीक है ना। और इसके ठीक नीचे 90 डिग्री के एकदम ठीक 90 डिग्री नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, फोकस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा क्या नाम है, हिमांशु, ठीक है, तो यही वेव जाएगी उससे टकराएगी और वो हिलेगा फिर, ठीक है। वो क्या रहेगी फिर ये बात क्लियर एकदम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो, अब बात ये है भाइयों कि इसको नापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं, भूकंप को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो भाई इसका मेजरमेंट ना एक मशीन से करते हैं जिसका नाम है रिक्टर, सॉरी सिज्मोग्राफ, क्या नाम है उसका, सिज्मोग्राफ मशीन द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ना। सिज्मोग्राफ क्या है, एक मशीन है जिससे हम भूकंप को मेजर कर लेते हैं, अर्थक्वेक को, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं, तो सिज्मोग्राफ पे ना एक स्केल लगा रहता है इस तरह का, इस मशीन में ऐसे 0 से लेके 9 तक, तो 9 किसी रिक्टर स्केल, इस स्केल का नाम क्या है, रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, रिक्टर भाई ये लोग देख रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, सर देख रहा हूँ सर। तो सिज्मोग्राफ क्या हुआ, जो नेपाल में आया था भूकंप, हाँ एक अभी बीच में आया नहीं था, एक बार बहुत 2014 में आया था, 14 में, हाँ जो भी आया वो कितने स्केल का था, वही अराउंड 6.5 का था वो, बड़े तबाही में। हाँ सोचो 9 जब आएगा तो क्या हाल होगा, ठीक है ना। सुनामी जब आई थी भुज में उस टाइम 7 से ऊपर था, 8 नहीं था। जंगलों में भूकंप आता कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो पेड़ वो नहीं होते ना। समझ गया, सिस्मिक वेव समझ में आ गया तुम्हें। सिस्मोग्राफ क्या एक मशीन है जिससे भूकंप नापते हैं, और किस स्केल पे नापते हैं, रिक्टर स्केल पे, रिक्टर पैमाने पे, ठीक है। सिस्मिक वेव के बारे में बता दीजिए दोबारा। देखो सिस्मिक वेव है, सिस्मिक तरंग जो है वो अर्थ किससे बना हुआ है, हमारा भूपरपट्टी प्लेट से। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो इसमें एक वेव बनता है, वो वेव ऊपर उठता है, हम तक पहुंच जाता है और हमें हिला देता है। या फिर क्या होता है कि जो नीचे मैग्मा दबा हुआ है इस पे ये प्लेट फिसल जाता है तो टकरा जाता है, तब उस केस में भी क्या होता है कि भूकंप उठता है, सिस्मिक वेव बन जाता है। जब अर्थ के प्लेट आपस में टकराते हैं तो सिस्मिक वेव फॉर्म होता है, ठीक है ना। या मैग्मा आप यहां से निकलने की कोशिश करें और अर्थ क्रस्ट से टकरा जाए, उस केस में भी क्या होगा, सिस्मिक वेव, सिस्मिक तरंग बनेगा और क्या होगी, भूकंप हो जाएगी। क्या अभी क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। जब भी सिस्मिक वेव बनेगा इसका मतलब भूकंप। क्लियर? हाँ। अब यहां से एक देखो, तुमसे क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। एक तो फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, सिस्मोग्राफ एक मशीन है जिससे भूकंप नापते हैं, किस स्केल पे, रिक्टर स्केल पे। ध्यान रखना, मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ और स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। जैसे हम बोलते हैं 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, ठीक वैसे ही भाई जैसे हम ये बोलते हैं ना कि भाई 6 सेंटीमीटर चले हम, 6 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, वैसे ही 6 रिक्टर स्केल, 5 रिक्टर स्केल मापने का तरीका है। क्लियर? देखो अब यहां पे क्या है, जो ये सिस्मिक वेव है ना, इसके बारे में तुमसे पूछा जा सकता है। सिस्मिक वेव, सिस्मिक तरंग,
ठीक है, सिस्मिक तरंग। देखो भाइयों, जो ये सिस्मिक तरंग है ये क्यों बनता है? ये बनता है प्लेट टकराने की वजह से, उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अच्छा, तो पता है हमारा जो अर्थ है वो इस लावा पे है, लावा पे फिसल रहा है हमारा भूपर पट्टी। पता चलेगा धीरे 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 जहां पे इंडिया है वहां पे यूएस आ जाएगा, और जहां पे यूएस है वहां इंडिया चली जाएगी, फिसल फिसल के होगा, लेकिन वो बहुत सालों में होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा। अच्छा, प्लेट, तो हमें पढ़ना है सिस्मिक वेव कितने तरह का होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, तो सिस्मिक वेव में पहला टाइप है इसका पी वेव। इसका नाम क्या है? पी वेव। इसको पी वेव क्यों कहते हैं? तो पी का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी वेव। इसी को हिंदी में क्या कह देंगे हम लोग? प्राथमिक तरंग, प्राथमिक सिस्मिक तरंग। ठीक है ना? तो पी वेव में से क्या होता है? देखो जब भी पी वेव आता है ना, ठीक है, तो पी वेव का एक तो ये बहुत ही फास्ट होता है, और ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कहीं से भी ये मूव हो सकता है, कहीं से भी चल सकता है। तो पहला तुमसे ये पूछ लेगा कि पी वेव कहां कहां चल सकता है। तो पी वेव चल सकता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, कहीं भी जा सकता है ये गैसेस में। सॉलिड मतलब ठोस यानी पत्थर वगैरह, द्रव्य पानी वगैरह, और गैस तो तुम समझते हो। ये वेव कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? और दूसरा ये क्या होता है? फास्ट होता है, बहुत ही फास्टेस्ट होता है ये सबसे फास्ट है। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, इसलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं एस वेव, एस वेव। ठीक है ना? तो ये जो एस वेव होता है ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ये बस सॉलिड में ही रह जाती है, ठोस में चलती है ये, बस द्रव्य में, गैस में नहीं चल सकती। सेकेंडरी वेव के आने के चांसेस अर्थ पे बहुत कम होता है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट, जो तीसरा वेव है भाई उसका नाम है एल वेव। एल वेव, एल तरंग, एल तरंग। इसका यदि हम पूरा नाम कहेंगे तो इसको पूरा कहते हैं लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, लंबी तरंगे। देखो ये जो एल वेव है भाई ये बहुत ही खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि एल वेव धरती के ऊपर तक पहुंच जाती है, अर्थ सरफेस पे। ये एल वेव ही है जो अर्थ के सरफेस पे, भूपर पट्टी पे आ जाती है, ये ऊपर आ जाती है एल वेव। ठीक है? और जब एल वेव ऐसे पृथ्वी के ऊपर टकराती है तो ऐसे फैलने लग जाती है, तो मचाएगी ना तबाही। यदि ये ऊपर चली जाती है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं था, ये ऐसे हॉरिजेंटली फैलने लग जाती है और सबसे ज्यादा तबाही मचाती है ये। तो जो पृथ्वी पे वाला यही तो आता है ना हमारे पास, जो भूकंप आता है वो यही वाला तो होता है मैक्सिमम। अच्छा यही होता हाँ, और यही क्या करता है? मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। है, ये बिल्डिंग में गिराता नहीं चलता। हाँ, सबसे अधिक नुकसान यही करता है पृथ्वी पे, नुकसान हमारे अर्थ, हमारे सरफेस पे। एल वेव है ना, हमारे सरफेस पे सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। ठीक है ना? तो जनरली होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो पहले पी वेव आएगा तुम्हारे पास, है ना? वो कुछ नहीं करता, ये प्यारा सा होता है, निकल जाता है। फिर एस वेव आता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ था, और यदि एल वेव आ गया तो भैया फिर ऐसे होता है, ओ मम्मी ये क्या हो रहा है। ये तो आता रहता है सर, फिर प्यारा वाला। मतलब जो खतरनाक टाइप की भूकंप होती है उसमें एल वेव भी आता है, और सिंपल जो होता है उसमें एस वेव तक थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब एकदम एक थोड़ा सा जो फील होता है ना, तो वो एस वेव और पी वेव। और जो खतरनाक आता है तो एल वेव। मतलब यदि एल वेव आया तो मैक्स समझो कि भैया बहुत खतरनाक होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। अब अर्थ के सरफेस तक आ तो सारी की सारी जाती हैं, ठीक है ना?
लेकिन एल वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी इनका स्पीड पूछ लेता है, स्पीड। तो भाई देखो सबसे ज्यादा स्पीड है पी वेव की, फिर एस वेव की, फिर एल वेव की। इसीलिए अर्थ पे जब भूकंप होगा तो सबसे पहले कौन आएगा? पी वेव, दूसरी बार एस वेव, तीसरी बार एल वेव। तो जब तुम देखोगे जब भूकंप आता है तो पहली बार आएगा ऐसे, पहली बार होके निकल जाएगा हल्के से में, तुम्हें लगेगा अरे यार कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर दूसरी बार आएगी, 2014 में यही हुआ था, फिर दूसरी बार आएगी तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ है, ठीक है ना। फिर तुम समझोगे चलो अब नहीं आएगी, और तीसरी बार आएगी एल वेव, तीसरी बार आएगी एल वेव, और सब हो जाएंगे क्या, सबको लगेगा कि जिनको नहीं पता भूकंप के बारे में, चलो अब तो घर में आराम से मजे लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बार आएगी एल वेव और क्या कर देगी, क्या कर देगी भाई? तबाही मचा देगी, तबाही, ठीक है, हवन करवा देगी एल वेव। इसीलिए जब भी भूकंप हो और आप बाहर निकलते हो तो कम से कम 15-20 मिनट बाहर रहो, जब तक कि तुम्हें लगे। दूसरी वेव आने के बाद थोड़ा सा टाइम लो, यदि तीसरी वेव तब तक नहीं आती 20-25 मिनट तक, तभी बाहर निकलो, नहीं तो थोड़ा 20-25 मिनट बाहर निकलने के बाद वेट करना चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है ये? तो पहली बार जैसे ही निकले तो तुम ये मत सोच लेना चलो अब तो पार्टी करेंगे, हवन करेंगे, और सेकेंडरी आएगी और फिर बाद में टर्शरी एल वेव आएगी और तुम्हें परमपिता के दर्शन करवा सकती है। मैं जब छोटा होता था ना भूकंप आता था। अच्छा, हाँ हाँ बोल। जब मैं छोटा भूकंप होता था ना तो मैं जब छोटा भूकंप होता था, अभी तो बड़ा भूकंप हो गया क्या? कह रहा सर जब मैं छोटा भूकंप हुआ करता था, जब तू बच्चा हुआ करता था। हाँ बोल अब। हुआ करता था जब भूकंप आता था ना, तो रात नहीं आता था ज्यादा, तो टाइम का हाँ 6-7 साल या 10 साल लगा लो। मैक्सिमम टाइम जो है ना, मैक्सिमम टाइम जो भूकंप आती है वो नाइट के टाइम आती है, क्योंकि तब जो हमारा अर्थ है पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। हाँ बोलो। रात में आती और गर्मियों में ज्यादा आती है। मम्मी बोल रही है भूकंप आया, मैं तकिया उठा के सोता था तो बात नहीं करने वाला। हाँ जैसे भूकंप आता है ना तो बहुत लोगों को पहले पता चल जाता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। भूकंप आने से पहले ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है बहुत तेज, पता नहीं क्यों। जब भी भूकंप आने वाला होगा उसके पहले मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन उस टाइम पे सर ये होता था, बच्चे होते तो पता नहीं भूकंप आया क्या, तो मम्मी ने उठा देना, तकिया उठा के बाहर चले जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो कभी कभी पी वेव और एस वेव इतने शांत होते हैं ना, हमें पता नहीं चलते हैं, जानवरों को पता चल जाता है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना उनका सिक्स सेंस होता है, ये होता है वो होता है, ये नहीं वो नहीं होता भाई। वो ना पी वेव, उनका जो सेंस है वो है ना स्किन, वो एक्चुअली पी वेव और एस वेव ना, एस वेव उनको पता चल जाता है, उनको लगता है तो। और हम बड़े हैं, हमें हमारा स्किन को पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। ठीक वैसे ही जैसे मॉस्किटो रिफिल लगाने से मॉस्किटो तो मर जाती है और वही हम नहीं मर पाते क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेम वैसे ही होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई 6 सेंस और 10 सेंस का कोई लफड़ा नहीं है, बात यह कि उसको, ठीक है ना। अब यही क्या होता है, अब जैसे भूत प्रेत है, जैसे बीबीसी एक बार बता रहा था बीबीसी में कि भूत प्रेत क्या होता है। भूत प्रेत यही होता है कि जब आपको कोई ऐसा चीज दिख जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा हो पहले, तो आपको डरावनी लगेगी वो। तो क्या होता है कि जो ये हम लोग जो देखते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर लाइट को देखते हैं, ठीक है ना, 400 से 700 नैनोमीटर। अब मान लो कोई चेंज हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ दूसरे नैनोमीटर की चीजों को देख लिया। कहते ना कि किसी का, तुम सुनोगे लोग वाक कहते हैं कि यार किसी का जो है ना वो क्या होता है ना, परछाई उसकी कमजोर होती है, उसको भूत प्रेत दिखता है, और किसी की परछाई मजबूत होती है। तो कमजोर नहीं होती परछाई, किसी को क्या होता है ना, उसका भगवान ने ऐसा बना दिया है कि उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ा बहुत 400-700 के इधर उधर देख लेती हैं, ठीक है ना, तो उसको ये सब दिख जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको लगता है कि भूत है। अदरवाइज समझ गए ना भाई, तुम माइक्रोस्कोप से अपने हाथ पे देखो, तुम्हें कितने सारे कीटाणु दिखेंगी, अभी तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और तुम कीटाणु देखोगे तो कहोगे मैं नहीं खा रहा, मैं हाथ दूंगा पहले। बात सही है ना, एग्री करते हो ना? हाँ करने वाली बात ही है सर। ये मैंने तुम्हें सारे सिस्मिक वेव्स के बारे में बता दिया। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार एग्जाम में ये चीज आ गया है, ये आया था कि आइसोसिस्मल लाइन क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं।
ठीक है ना। तो मान लो ये पूरा अर्थ है, ठीक है ना, यहां पे ये एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, और इन पॉइंट को यदि हम ऐसे एक लाइन ऐसे ऐसे जोड़ दें, ठीक है ना, और इन सब पे जो भूकंप आती है जब भी वो 7 रिक्टर स्केल की आती है, सेम इंटेंसिटी की, तो इसको हम कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन, ठीक है ना। सर्कल बना दिया। देखो ये सर्कल नहीं बनाया, ये मैंने बनाया अर्थ, ठीक है ना। अब अर्थ पे ना जैसे यहां पे 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है हमेशा, यहां पे आता है, यहां पे आता है, मान लो यहां पे आता है, तो इसको एक लाइन से हम जोड़ देते हैं ऐसे कि भैया ये जो लाइन है ये खतरनाक लाइन है, क्योंकि इस लाइन पे जब भी भूकंप आएगी तो 7 रिक्टर स्केल की आएगी, तो इसी लाइन को कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन। इसमें हम तो नहीं है ना सर। अरे हम हैं या नहीं, छोड़ो उस बात को। आइसोसिस्मल लाइन का मतलब वो लाइन जिसपे जो भूकंप है ना सेम इंटेंसिटी की आती है हर बार, उसे आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो इस बात को, इंग्लिश में कहेंगे, पहले हिंदी में लिखवा दूंगा फिर बाद में। अ लाइन कनेक्टिंग, नहीं इंग्लिश वाला कोई नहीं है सर। अच्छा 2 मिनट। अ लाइन कनेक्टिंग सेम इंटेंसिटी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, और हिंदी में कहेंगे वह लाइन, वह रेखा जिस पर समान इंटेंसिटी की भूकंप आती है। इंटेंसिटी मतलब प्रेशर, इंटेंसिटी की भूकंप आए। हिंदी में कहते हैं सर इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं इंटेंसिटी मतलब कितनी तेजी। तो वो रेखा जिस पर समान इंटेंसिटी की भूकंप आए उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल लाइन। तीव्रता भी कहते होंगे सर शायद। हाँ हाँ ठीक है ना। समान तीव्रता। हाँ, अब जैसे मान लो जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो। मान लो ये है, ये एक ऐसी लाइन है जिसपे 9 इंटेंसिटी की भूकंप आती है हमेशा, तो ये भी एक आइसोसिस्मल लाइन हो गया। जरूरी नहीं कि वो सीधी ही होगी, कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। सेम इंटेंसिटी के को जब हम कनेक्ट करेंगे तो आइसोसिस्मल लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखो भाई जानेंगे कि उसको हम कहते हैं सिज्मिक जोन। सिज्मिक जोन, कि सिज्मिक जोन क्या होता है? सिज्मिक जोन मतलब सिज्मिक जोन ऐसे बनाया गया कि कहां पे ज्यादा भूकंप आ सकती है और कहां पे कम भूकंप आ सकती है। तो 5 सिज्मिक जोन बनाए गए हैं, ठीक है ना। 5 सिज्मिक जोन, 1 थोड़ा कम, 2 पे और ज्यादा, 3 पे बहुत ज्यादा, 4 पे खतरनाक, 5 पे मम्मी याद दिला देगी। ठीक है ना। तो इस तरह से जोन में बांटा गया है। तो इंडिया की यदि बात करें हम लोग, तो इंडिया में जो हिमालय है अपना, हिमालय और तुम्हारा ये गुजरात वाला, जो गुजरात का एरिया, गुजरात, ये जोन 5 का है भाई, जोन 5। ठीक है ना। दिल्ली कौन से जोन में आता है भाई? बात कर लेते हैं दिल्ली की। भाई दिल्ली आता है जोन 4 में। मतलब यहां जो भूकंप आएगी वो आपको नानी याद दिलाने के लिए काफी है। दिल्ली जोन 4 में है भाई। ठीक है, मैं तो फरीदाबाद भाग जाऊंगा भाई। नहीं हिमालय कौन से जोन की करेगा? हिमालय प्लस हिमालय और गुजरात जो है ना, ये जो भुज था, भुज गुजरात में जो भुज का एरिया है ना, ये जोन 5 में आता है भाई। मतलब खतरनाक जोन, जहां पे यदि भूकंप आई तो ले डूबेगी। यहाँ पे तो ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं ये अच्छा, ये जो हुआ है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे उत्तराखंड में जो तपोवन में हुआ है, उसमें भी ये रीजन हो सकता है। साइंटिस्ट लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे हो सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक हुआ हो और वो बर्फ जो है वो, और बहुत दिनों से ना बर्फबारी हो रही थी, वो बर्फ सारी की सारी वो फिसल के गिर गई हो पानी में। छोटे मोटे भूकंप आ भी तो रहते बीच में इतने। हाँ बीच में 3-4 आ ही गए अभी ख्याल में नए साल में भी। मैंने बोला था छोटे मोटे भूकंप तो आ ही गए थे।
अच्छा, पठारी भाग में कम भूकंप आता है, जहां पे पठार होते हैं, प्लेट्यू, जहां प्लेट्यू है ना, पठार, वहां कम भूकंप आता है। मतलब झारखंड में थोड़ा भूकंप कम आएगा क्योंकि वहां पठार है, ठीक है ना। और जो राजस्थान है यहाँ भी भूकंप कम आएगा क्योंकि पठार है। वैसे पठार तो दिल्ली में भी, अरावली के पठार थोड़े बहुत, लेकिन पता नहीं दिल्ली से क्या दुश्मनी है, यहाँ ये जोन 4 में है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा क्या है भाई, मैक्सिमम अर्थक्वेक कहां पे आता है पूरे वर्ल्ड में? मैक्सिमम अर्थक्वेक, मैक्सिमम, तो भाइयों मैक्सिमम अर्थक्वेक आता है भाई पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक बेल्ट कहते हैं उसको, प्रशांत महासागर में आता है मैक्सिमम, ठीक है ना, इसीलिए उसे पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हो, बोलो। यहाँ पे एरिया कौन सा पड़ता है सर? प्रशांत महासागर से? अरे प्रशांत महासागर, ये जापान वगैरह सब प्रशांत महासागर के पास है। देखते हो जापान में कितनी भूकंप आती है। सुनामी का एंट्री आती है। तो सुनामी क्या होता है, जब क्या कहते हैं, समुद्र के अंदर भूकंप आती है ना, समुद्र के अंदर जब भूकंप आएगी तो क्या होगा, वो पानी जो है ना चक्रवात का रूप ले लेता है और काफी ऊंचा उठ जाता है, उसे सुनामी कह देते हैं। लेकिन वो होता क्या है, होता है वो भूकंप ही, पानी के अंदर भूकंप होता है, ठीक है ना। और जापान का तो भैया क्या कहा जाए, कहने लायक नहीं है। जापान में तो मतलब दिल्ली वगैरह में जितनी भूकंप आती है ना, जापान में वैसे रोज आती है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अभ्यस्त हो गए हैं, उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मामला ठीक है। अभी उन्होंने बहुत तरस आया है। उनके यहाँ भूकंप नहीं आता तो सोचते क्या हो रहा है ये, जब आता है भूकंप तो उनको लगता है हाँ मामला ठीक है। उन्होंने बहुत दर्द सह लिया ना सर, अवामित हो गए मैं। हाँ ये भी कह सकते हैं। वहां पे ऐसे घर भी तो नहीं बनते ना हम लोग की तरह, और उसमें भी वहां पे ना एक जगह फुकुशिमा, वहां पे तो सबसे ज्यादा आती है भूकंप, सबसे ज्यादा। वहाँ उनका वो भी है, जबकि वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर पॉइंट, वो पावर प्लांट, हाँ न्यूक्लियर पावर सर प्लांट। जस्ट फिर अगर ऐसे पूछ ले कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप किधर आते हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में, इसलिए पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज्यादा, पैसिफिक बेल्ट सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पे फटती है प्रशांत महासागर में, इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप भी आती है, समझ गए। अभी हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी को तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहीं पे होता है। क्लियर? तो आगे मतलब कि वो पढ़ा जाए ज्वालामुखी के बारे में, बोलो। आज पढ़ा जाए, कल पढ़ा जाए? अब भाइयों देखो, तुमने देखा होगा जब भी यहाँ पे हेडिंग डाल दो वोल्केनो, हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। देखो तो जैसे ये एक पर्वत है, क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ बोलो। ठीक है ठीक है। देखो भाई, ये जो है ये रहा, ये क्या है, ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वालामुखी में से ये क्या निकल रहा है, देखो देखो, ये यहां पे है ना मेंटल, अर्थ का मेंटल, मेंटल में क्या है भाइयों, पिघला हुआ लावा, पिघला लावा, ठीक है ना, मेंटल के अंदर है।
तो ये मेंटल के अंदर जो पिघला लावा है ये बाहर निकलता है, ठीक है ना, और वही ज्वालामुखी बनता है। तो तुमसे एक तो ये पूछता है कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो लंबा सा जिसके अंदर से तैर के निकलती है, वो मतलब यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी निकलती है, ऐसे ये फटते हुए लावा बाहर की तरफ निकलती है ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं भैया क्रेटर, क्रेटर। और जो ये मुंह है ज्वालामुखी का, ये मुंह, इसको हम कहते हैं वेंट। समझ गए? तो ये जनरली कम पूछता है कि किसको क्या कहते हैं, तुमसे जनरली पूछता है टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो में ये क्या है, ये क्या निकलता है, लावा है ना, पिघला हुआ लावा, जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि यदि ये लावा अंदर जम जाए तो वही पत्थर बन जाता है, और उसे कहते हैं कौन सा लावा, ग्रेनाइट। और यदि बाहर निकलता है तो बाहर निकल के जो पत्थर बनता है उसे क्या कहते हैं, बाहर वाले को क्या कहते हैं, अंदर वाले को ग्रेनाइट कहते हैं भाई। दो पढ़ाया था, ग्रेनाइट और बसाल्ट। बी से बाहर, बी से बसाल्ट, बाहर वाले को बसाल्ट, और जी से ग्राउंडेड, जी से ग्रेनाइट। याद नहीं है क्या तुम्हें? यदि लावा अंदर ही जम जाए तो वो ग्रेनाइट बना देता है पत्थर, और यदि बाहर आ जाए तो वो बसाल्ट पत्थर बनाता है। बसाल्ट पत्थर कोई यूज का नहीं होता, ग्रेनाइट पत्थर महंगा होता है, कम से कम 100-200 रुपए फिट आता है अच्छा अच्छा ग्रेनाइट का। जितना अच्छा पत्थर उतना महंगा। वो चला गया, ठीक है। कौन? कमल हसन। और मेरे को बोल के गया कि सर पैसे दे रहा हूं, पैसे भी नहीं दिया। तो वोल्केनो में भाई, ज्वालामुखी में वेंट और क्रेटर के बारे में बता दिया। हमें मेनली इसके टाइप से क्वेश्चन आता है, टाइप, ठीक है ना। देखो, दो तरह के वोल्केनो होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव जो हमेशा फूटती रहती हैं, हमेशा उसमें ज्वालामुखी होता रहता है, ठीक है ना, उसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो तुमसे उस जगह का नाम पूछता है कि कहां कहां पे एक्टिव वोल्केनो है। तो सबसे पहले भैया तुम्हारा जो है, एक है ये नाम देखो, मैं नाम भूल रहा हूं, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली हवाई आइलैंड में है। या पहले इंडिया के बारे में लिखते हैं, चलो। हमारे भारत में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन, 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 बैरन वोल्केनो। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब, ये कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में, याद करो, पढ़ाया था मैंने वहां पे, बैरन आइलैंड। तो हमारे इंडिया में जो है वो एक ही है, उसका नाम है बैरन, ठीक है ना। दूसरा लिख लो, दूसरा स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। ये कहां पे है, ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में है ये, ठीक है। भूमध्य सागर कहते हैं हिंदी में, भूमध्य सागर, स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। फिर तीसरा है, उसका नाम है भाई तुम्हारा मोना लोआ, मौना लोआ, LOA लोआ, मोना लोआ। ये है मोना लोआ तुम्हारा हवाई आइलैंड में, हवाई आइलैंड पता है ना कहाँ पे है, जो अमेरिका है ना, ठीक उसके नीचे यहाँ पे हवाई आइलैंड है, ठीक है। तो मोना लोआ हो गया। उसके बाद है एक इटना, इटना, ये कहाँ पे, इटना इटली में। ये सब एक्टिव हैं, फूटती रहती हैं सब। और एक है कोटापैक्सी, इक्वाडोर में है ये, कोटापैक्सी। देखो इसके बारे में सुनो ध्यान से, कोटापैक्सी के बारे में। ये कहां पे है, इक्वाडोर, इक्वाडोर। और ये दुनिया की सबसे ऊंचे जगह पे है, दुनिया की सबसे ऊंची वोल्केनो है ये, ठीक है। और जो स्ट्रोम्बोली है ना, स्ट्रोम्बोली मेडिटेरेनियन सी में ये वाली, इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द अर्थ, लाइट हाउस।
बहुत ज़्यादा फूटता रहता है इसके आसपास, हमेशा फूटता रहेगा तो लाइट हाउस कहेंगे ना। ओके, लाइट ऑफ अर्थ। देखो मोना लोआ जो है ना ये सबसे ज्यादा फूटती है, ठीक है। चल किसे कहते हैं लाइट ऑफ अर्थ? किस वाले ज्वालामुखी को? जो मोना लोआ है ये सबसे ज्यादा फटती है, ठीक है ना। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? अरे अब ये नहीं है, क्या नाम है, कोटापेक्सी। अब एक दूसरा है, उसका नाम है तुम्हारा अर्जेंटीना में है, ओजोस डेल सैलो। ओजोस डेल सैलो, ओजोस डेल सैलो, ये एक जगह है अर्जेंटीना, चिली में, अर्जेंटीना और चिली के पास, ये सबसे ऊंचे पे है। और एस्ट्रोम्बोली, मेडिटेरेनियन सी, एस्ट्रोम्बोली जो भूमध्य सागर में है, इसको कहा जाता है लाइट हाउस, ठीक है ना, लाइट हाउस, ठीक है। और सबसे ज्यादा वोल्केनो जहां पे फटती है वो है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक बेल्ट, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आती है, पैसिफिक बेल्ट, उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। वो ऐसे ऊपर जाओगे ना अर्थ के ऊपर तो ऐसे हवा ऐसे जलते हुए दिखती है, वोल्केनो फटते हुए दिखती है ऐसे, और रिंग सी पैसिफिक ओशन में, इसलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो तुमसे पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो पैसिफिक बेल्ट में, पैसिफिक बेल्ट मतलब प्रशांत महासागर में, ठीक है। क्लियर हुआ? तो लिख लो मैक्सिमम वोल्केनो, इस बात को लिखो, सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर पैसिफिक बेल्ट में आता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, देखो अब एक होता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट का मतलब सुसुप्त, सुसुप्त मतलब जो सोई हुई है, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। सोई रहेगी कभी भी फट जाएगी, तो लोगों को पता नहीं रहता कि कब फटेगी, समझ गए इस बात को। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है डोरमेंट। ये कहां कहां पे है, तो पहला इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है तुम्हारा कारकातोवा, इंडोनेशिया में है तुम्हारा एक जगह है कारकातोरा या कराकातोरा भी कहते हैं इसको। ये जो डोरमेंट ये जगह है और ये वोल्केनो का नाम है, ज्वालामुखी का नाम कारकातोरा, ठीक है ना। एक उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जापान में है, कभी भी फूट जाती है, इंसान बेचारा बैठा रहता है वहां पे, फूट जाती है, पता ही नहीं चलता इंसान को। जापान में इसका नाम है फुजियाना, बहुत ही खतरनाक है। अब मान लो कहीं पे कोबरा बैठा हुआ है ऐसे ऐसे, तो तुम समझ जाओगे कि भाई ये कोबरा बैठा है, काट लेगा, भागो यहां से। लेकिन तुम्हें पता चला ये कोबरा नहीं काटती, तुम्हें पता चल गया नहीं काटते, तुम अब बैठ रहे हो, खेल रहे हो, और एक दिन फटाक से काट ले तुम्हें, तो वही वाली बात है, ठीक है ना। और एक बहुत ही अच्छा नाम है विसु, ये विसु इटली में है, ये भी डॉर्मेंट है, पता नहीं कब काट ले, ठीक है। उसके बाद डेड, इसके बाद डेड कुछ डेड वोल्केनो भी है, डेड वोल्केनो। मेरा पेन भी वो हो गया है, मतलब डिस्चार्ज, चल नहीं रहा ढंग से। डेड वोल्केनो, देखो जो डेड वोल्केनो है मरा हुआ, वो भारत में जो है एक यहाँ पे तुम्हारा मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, नारकोंडम, भारत में है एक नारकोंडम। ये नारकोंडम कहाँ पे है, याद करो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम है। ये एक मरा हुआ क्या है, ज्वालामुखी,
और एक म्यांमार में है, उसका नाम है पोपा। पोपा ये म्यांमार में है, म्यांमार, ठीक है ना। और एक जिसका नाम है देवबंद, वो ईरान में है। ये पूछा गया है, देवबंद। देवबंद कहां पे है? ईरान में। ये मरे हुए हैं, मरे हुए वोल्केनो हैं। क्लियर? ये जिंदा नहीं हो सकता बिल्कुल ये। नहीं नहीं, ये मर गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। सही कहना। और हम लोग नेक्स्ट डे एटमॉस्फेयर करेंगे, सर कल भी ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ठीक है। एटमॉस्फेयर करेंगे नेक्स्ट डे। परसों क्लास आ गई।